बहुत देर से कोई बस नहीं आई। मैं खड़े खड़े उकता गई। एक अजीब सी सुस्ती ने मुझे घेर लिया। मेरे आसपास लोग खड़े थे, बतिया रहे थे, कुछ इधर उधर विचर रहे थे। मैं उन सब से निर्विकार अपने अकेलेपन से जूझ रही थी। निगाह तो जिधर से बस आनी थी उधर चिपक सी गई थी। मन में एक प्रश्न यह भी उठ रहा था कि मैं जा क्यों रही हूँ। न अम्मा न बाबूजी, कोई भी तो मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। तो क्या लौट जाऊं? पर यहाँ अकेली कमरे में क्या करूंगी? होली का है, अलमारी ठीक कर लूंगी। कपड़े धोकर प्रेस करने का समय मिल जाएगा। 4 दिनों की छुट्टी है, समय ही समय है। सब अपने घर परिवार में होली मना रहे होंगे। किसी के यहाँ जाना भी अजीब लगेगा। नहीं, चली ही जाती हूँ। क्या देहरादून जाऊं शीला के पास? एकाएक मन शीला के पास जाने के लिए मचल उठा। शीला, मेरी प्यारी सखी, हमारी ज्वाइनिंग एक ही दिन की है। दोनों ने पढ़ाई पूरी ही की थी कि लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के तहत हम इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हो गए। प्रथम तैनाती अल्मोड़ा में मिली। अल्मोड़ा एक सुंदर पहाड़ी शहर है, जहाँ कस्बाई संस्कृति की चुलबुलाहट है। सुंदर आबोहवा, रमणीक पर्यटन स्थल, खूबसूरत मंदिर, आकार बदलते झरने, उपनिवेश राज्य के स्मृति चिन्ह और भी बहुत कुछ। खिली धूप और खुली हवा। ठंडा है किंतु घुटा हुआ नहीं। मैदानी क्षेत्रों की न धुंध न कोहरा। सब कुछ स्वच्छ निर्मल। जल्दी ही हमारा मन वहां रम गया। दोनों पढ़ने वाले थे। शीघ्र ही हमारी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। साथ भोजन करने से खाने का रस बना रहा। पहाड़ी जगह, सीधे सरल जन, रंग बदलते मौसम, रसीले फल और शाम को टहलना। सेहत तो बननी ही थी। स्कूल की बंधी बंधाई दिनचर्या के उपरांत कुछ शॉपिंग, कुछ बतियाना स्फूर्तिपूर्वक लगता था। अन्यथा स्कूल का माहौल, बाप रे, एडमिशन, टाइम टेबल, लगातार वादन, होमवर्क, यूनिट टेस्ट, छमाही, सालाना, कॉपियां, रिजल्ट, प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सदन, पत्रिका, संचयिका, अभिभावक संघ, बैठकें, प्री बोर्ड, बोर्ड परीक्षा, गृह परीक्षा, प्रैक्टिकल्स। उफ, कहीं कुछ चूक हो जाए तो दुनिया भर की फजीहत। इन सब के बाद 1.25 महीने की गर्मियों की छुट्टी। अधिकांश उठ जाते अपने स्थायी बसेरों की ओर। मैं भी अल्मोड़ा के शीतल मनोहारी वायुमंडल को त्याग तपते आगरा में अम्मा बाबूजी की शीतल छाव में जाने को बेताब रहती। अम्मा बाबूजी की दवा, खुराक, सामाजिक व्यवहार, कपड़ों की खरीदारी में कब ग्रीष्मावकाश फुर हो जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। आते आते भी मैं जल्दी आऊंगी कहकर ही निकल पाती। बीच में कुछ दिन देहरादून में दीदी और जीजाजी के पास रहती। वे भी इंतजार सा करते रहते। दीदी कमजोर थी, 3 बच्चे छोटे छोटे। किसी भी जरूरत पर मुझे जाना पड़ता था। मेरे बार बार चक्कर काटने से शीला खींच जाती। एक दिन तो फट पड़ी। गजब की ठंड थी। पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई थीं। रुक रुक कर होती बारिश ने सबको घरों में रहने को मजबूर सा कर दिया था। बर्फीली हवा ने पूरी वादी को अपने आगोश में ले लिया था। मैं छुट्टी की एप्लीकेशन और लैब की चाबी लिए शीला के घर की ओर चल दी। दरवाजा खटखटाया। कुछ देर यूं ही खड़ी रही। शीला को आने में समय लगा। बिस्तर में रही होगी। हाथ में बैग देखते ही बोली, इस मौसम में इतनी ठंड में चिड़िया भी घोंसले में दुबकी है, और एक तू है जो बर्फीली हवा की तरह बेचैन है। देहरादून से जीजा जी का फोन आया है। हनी को चोट लग गई है, शायद ऑपरेशन कराना पड़े। तेरे तो कई ऑपरेशन कर दिए इस बुलावे ने। शीला ने बात पूरी सुने बिना जिस विद्रुपता से मेरे हाथ से चाबी और एप्लीकेशन झपट कर दरवाजा खटाक से बंद किया, बरसों बाद भी उसका कसैलापन धमनियों में बहते खून में तैरने लगता है। शीला की बात से नहीं, हनी के व्यवहार से। पिछली बार जब मैं उबाऊ और मैले सफर के बाद देहरादून पहुंची, तो बड़ी देर तक हनी और बहू मिलने नहीं आए। हनी के मुख से निकले वाक्य, मौसी फिर आ गई है, ने अनायास मुंह से मेरा साक्षात्कार करा दिया। ऐसा नहीं था कि उनकी आंखों में धूमिल होती प्रसन्नता की चमक और लुप्त होते उत्साह को मैं महसूस नहीं कर रही थी, किंतु मैं अपने भ्रमजाल से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। सब कुछ बदल रहा था, केवल मैं रुकी हुई थी। शीला ठीक कहती थी, निकल इस व्यामोह से। सबकी अपनी जिंदगी है, किसी को तेरी जरूरत नहीं। सब फायदा उठा रहे हैं, अपनी सुध ले। मुझे बेचैनी सी होने लगी। बैग से पानी की बोतल निकाली।
कुछ घंट पिए। इस बीच एक बस आई थी, ठसाठस भरी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। लोग सरकती बस में लटकते, चिपकते और झूलते चले गए। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अम्मा बाबूजी की मुझ पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी। वे हर चीज के लिए मेरी राह देखने लगे। मुझे गर्व होने लगा, अपने लंबे भाइयों का कद छोटा होते देख। उनको यह जताने में मुझे पुलक का अनुभव होने लगा कि मेरे रहते हुए अम्मा बाबूजी को किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन्हें बेटों की कोई दरकार नहीं। भाई भतीजे कुछ खींचे खींचे रहने लगे थे। भाभियां कुछ ज्यादा चुप हो गईं, पर मैंने कब परवाह की। बीच बीच में बाबूजी मुझे इशारा करते थे, परंतु मैंने बात को छूने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज अम्मा बाबूजी नहीं हैं। बादलों का वह झुंड टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसे मैंने शाश्वत समझ लिया था। पहले बाबूजी गए, 93 वर्ष की उम्र में भरे पूरे परिवार के। जब उनकी अर्थी उठी तो सबने उन्हें अच्छा कहा। उसी कोलाहल में एक दबा स्वर यह भी उभरा कि बेटी को अनब्याहा छोड़ गए। कोई और समय होता तो मैं उस शख्स से भिड़ जाती, पर अब लगता है अम्मा बाबूजी बुजुर्ग हो गए थे, किंतु असहाय नहीं थे। उन्होंने मेरे रिश्ते की सरगर्मी कभी नहीं दिखाई, जैसे उन्होंने यह मान लिया था कि मैं विवाह करूंगी ही नहीं। मेरी समवयस्का सखी शीला के घर से जब तब उसके लिए रिश्ते के प्रस्ताव आते रहते। एक रोमानियत उसकी आंखों में तैरने लगी थी। बोलती तो जैसे परागकण झर रहे हों। चेहरे का आकर्षण दिन पर दिन बढ़ने लगा था। वह मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मेरे लिए तो जैसे वह लोक था ही नहीं। आखिर वह मुझसे छिटक गई और अकेले ही अपने कल्पनालोक में विचरने लगी। फिर एकाएक एक दिन उसने मेरे हाथ में अपनी शादी का कार्ड रख दिया। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं पंक्ति को पढ़ती जाती और अर्थ ढूंढती जाती। शीला खींच गई। मेरी शादी है, फुर्सत मिले तो आ जाना। मैं आज जा रही हूं। मैं उसे देखती रह गई। शादी के बाद शीला वर्ष भर यहां और रही। उसके पति शेखर ने पूरा जोर लगा दिया उसका देहरादून तबादला कराने में। शेखर वहां सर्वे ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। कोशिश करते करते भी साल भर लग गया। इस बीच वे शीला के पास यहां आते रहे। जब शेखर यहां आते तो मेरी एक सीमा रेखा खिंच जाती, परंतु शीला मेरा पहले से भी अधिक ख्याल रखने लगती। कोशिश करती कि मैं खाना अकेले न बनाऊं। मैं न जाती तो खाना पहुंचा देती। बहुत मना करती तो दाल सब्जी तो जरूर दे जाती। शेखर के स्वभाव में गंभीरता दिखती थी, इसलिए मिलने से बचती रही। लेकिन इस गंभीरता के नीचे सहृदयता की निर्मल धारा बह रही है, यह धीरे धीरे पता चला। अपने आप झक कम होती चली गई और उनमें मुझे एक शुभ चिंतक नजर आने लगा। इसी दौरान शेखर ने मुझे अरविंद के बारे में बताया, जो उन्हीं के ऑफिस में देहरादून में कार्यरत था। एक सरकारी कार्य के बहाने उसे अल्मोड़ा बुलाकर मेरी मुलाकात भी करा दी। अरविंद ने मुझे आकर्षित किया। अपने प्रति भी उसकी रुचि अनुभव की। शेखर और शीला के दांपत्य के श्रृंगार का सौंदर्य देख चुकी थी। मैं विवाह के लिए उत्कंठित हो गई। शीला का भी आग्रह बढ़ता गया। कई प्रकार से वह मुझे समझाती, अम्मा बाबूजी हमेशा नहीं रहेंगे, पीतपर्ण हैं, कभी भी झर जाएंगे। फिर वे अपना जीवन जी चुके हैं। बिंदु, तू बाद में पछताएगी, सोच ले। ठीक है, अम्मा बाबूजी को मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, पर इस संबंध में तो मेरे जीजाजी से बात करो। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी स्वीकृति दे दी। शीला हर्षित हो गई, जैसे उसे कोई निधि मिल गई हो। तुरंत फुरत उसने शेखर की जीजाजी से बात करा दी। जीजाजी ने जिस उखड़ेपन से बात की, वह शेखर के उत्साह को क्षीण करने के लिए काफी थी। वह बात नहीं थी, कटाक्ष था। अच्छा, तो हमारी साली के रिश्ते की बातें इतनी सार्वजनिक हो गई हैं। आप उसकी कलीग शीला के पति बोल रहे हैं ना? किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में बिंदु के बहुत हितैषी हैं। शीला अपने पति के अपमान से तिलमिला गई। रोंआसी हो कहने लगी, बिंदु, तेरे जीजाजी कभी तेरी शादी नहीं देंगे। अम्मा बाबूजी के बस की बात नहीं, और भाइयों की हद से तू निकल चुकी है। तुझे स्वयं फैसला लेना होगा। पर मैं तो अपने बारे में कभी फैसला ले ही नहीं पाई। धीरे धीरे बात काल के गर्भ में समा गई। शेखर और शीला ने फिर कभी मेरे रिश्ते की बात नहीं की, पर हाँ, उन्होंने मुझे देहरादून में जमीन या फ्लैट खरीदने को धो एक बार अवश्य कहा। बिंदु, जमीन के दाम बढ़ते जा रहे हैं।
तू समय रहते देहरादून में अपना मकान पक्का कर ले। अपना ठिकाना तो होना चाहिए। मैं चौंक गई। मैं और मकान। मैं पलट कर बोली, देहरादून में मेरे दीदी जीजाजी है। एक जीजाजी सहारनपुर है। मेरे लिए मकानों कमी नहीं है। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। पिछली बार देहरादून गई तो सीधे शीला के पास चली गई थी। शीला प्रसन्न हुई, उससे अधिक हैरान। उसके दो सुंदर बच्चे हमेशा की तरह मुंह से चिपक गए। उनके लिए जो लाई थी उन्हें पकड़ा दिया। शीला बिगड़ी। मैं चुप रही। शीला कुछ ढूंढने लगी। बच्चों को लॉन में खेलने भेज दिया। बिंदु कुछ परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? मेरा गला भर आया। स्वयं पर दया आने का यह विचित्र अनुभव था। शब्द नहीं निकल पाए। शीला पानी ले आई। अच्छा, पहले पानी पी ले, थोड़ा आराम कर ले, कहकर शीला रसोई की ओर जाने लगी। मैंने रोक दिया। शीला, शेखर से कहना कि मेरे लिए कोई छोटा सा फ्लैट देख ले। शीला फट पड़ी। अब आया तुझे होश? जब पहले कहा था कि अपने लिए मकान देख ले, तब तो तूने कहा था कि मेरे बहुत सारे मकान हैं। कहाँ गए वे सारे मकान? अब याद आ रही है मकान खरीदने की, वह भी देहरादून में। शीला और उसके पति ने मकान ढूंढने की कवायद शुरू कर दी। जमीन भी देखी। जमीन शहर से बहुत दूर थी। अकेली प्रौढ़ा के लिए ठीक नहीं लगा और शहर में फ्लैट बहुत महंगे थे। धीरे धीरे दोनों चीजें मेरी पहुंच से बहुत दूर चली गईं। अब अम्मा भी नहीं रही। बाबूजी के जाने के 6 वर्ष बाद अम्मा भी छोड़कर चली गईं। ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। अब कहाँ जाऊं? सचमुच एक व्यामोह में कैद थी मैं। अब भ्रम टूटा तो 52 वर्ष की फिसलती उम्र के साथ अकेली खड़ी हूं। भीड़ में कुछ हलचल हुई। शायद कोई बस आ रही है। बैग संभाल लिए। बस आ गई। रेले में मैं भी यंत्रवत सी बस में चढ़ गई। मंजिल हो न हो, सफर तो है ही। भाई लोग, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।